अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। गुफ्तगू में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पे और इंतखाबात के नताइज पे। इंतखाबात क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं और माजी में इंतखाबात के बाद क्या होता रहा और किस तरह मसाइल क्या हैं। इस सारे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्ज़िया निगार, सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा माहीन उस्मानी साहब। माहीन, वेलकम टू द गुफ्तगू। और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने वक़्त दिया गुफ्तगू के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अज़हर एंड आई लुक फॉरवर्ड के अच्छा डिस्कशन हमारा होगा आज। जी, जी। अच्छा माइन, मूविंग फॉरवर्ड, आपको भी पता है क्योंकि आप भी वेल इन्फॉर्म्ड हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। पाकिस्तान में एक बड़ी एक्टिविटी होनी होने जा रही है, जो आम इंतखाबात हैं जो 8 फरवरी को होंगे। उसके लिए मतलब करंट इस वक़्त जो बड़ी एक्टिविटी है पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक हो गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि व्हाई इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट? ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, इलेक्शंस इलेक्शंस आर द फैब्रिक, द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं तो इलेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। एंड इलेक्शन हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि दिस इज़ द वोट ऑफ द मेजॉरिटी। जो भी मेजॉरिटी वोट करे और जिनको वो चाहें, ये नहीं कि जो पार्टी आप सपोर्ट करें उन्हीं को वो इलेक्ट करें। ऐसे मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि पहले भी होता था, आजकल ज़्यादा है कि अगर आप एक पार्टी, सपोजिंग वी हैव पार्टी ए एंड पार्टी बी, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और पार्टी ए के लोग अगर मेजॉरिटी वोट जाता है पार्टी बी को, उनको इस पे बहुत गुस्सा आता है और लोगों को बुरा भला कहते हैं कि उनको पता नहीं, या जाहिल हैं, या इस तरह से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आज हमने देखा वजाहत खान की जो ट्वीट थी, उसके बारे में कि सियालकोट के बारे में उन्होंने कहा कि ये जस्ट बिकॉज दूसरी पार्टी के लोग बहुत सारे आए हुए थे जलसे में और सपोर्ट करने, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बात की कि ये तो 65 वार्ड में इंडिया की ये ले जाता सियालकोट तो अच्छा था, समथिंग टू दैट इफेक्ट। इट्स इन वेरी बैड टेस्ट एंड इट शोज कि माइंडसेट क्या है लोगों का। कि अगर अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यू टॉकिंग अबाउट द वोट ऑफ द मेजोरिटी, देन हाउ राइट। कैन यू look down on people who are voting for a party अगर वो political party आपकी ideology से के बरक्स है, या आपको उससे differences हैं, या आप नहीं अग्री करते, बट ये जी, डेमोक्रेसी में तो राइट है लोगों का कि जिस पार्टी के पास वो जाए। तो ये जो चीज़ आ गई है ना हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटिशियंस में, आई वुडंट से सिर्फ पॉलिटिशियंस में आई है। आप देखिए, हम जर्नलिस्ट इस तरह से बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट सपोज टू बी ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? एंड जैसे ये चीज़ बहुत आ गई पाकिस्तान में कि माइंडसेट हमारा बहुत क्लोज्ड हो गया है, इनटॉलरेंस बहुत आ गई है, अच्छा अनफॉर्चुनेटली। माहीन, वो चूँकि उस तरह के ट्वीट और उस तरह की अप्रोच मैंने भी देखी है। वो मतलब ये देखें, पॉलिटिक्स और एक पर्सनैलिटी अगर नेशनल इंटीग्रिटी से ज़्यादा हो जाए या उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाए, या एक पॉलिटिकल, मैं नहीं समझता कि वो जिस नज़रिए को सपोर्ट करते हैं वो कोई एक बहुत मतलब वाइब्रेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। तो नेशनल इंटीग्रिटी को पॉलिटिक्स पे पॉलिटिकल जो अप्रोच है उस पे नेशनल इंटीग्रिटी को मतलब उससे इंफीरियर गर्दानना या उसको सेकंड रखना और फर्स्ट पे अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन रखना, ये एक बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ा एक खौफनाक अमल शुरू हो चुका है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वैसे ओवरऑल? ये कैसे हुआ और ये क्यों इस नैज तक पहुंचा कि एक वजाहत सईद खान जैसा एक ऐसा जर्नलिस्ट जो मतलब देखें जिसको हम कहते थे कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और जब नवाज शरीफ साहब को टॉपल किया गया था तो उसके बाद वो वॉशरूम में जाके वीडियोस बनाता था और लाइक दैट। तो ये मेंटेलिटी किस तरह प्रमोट हुई है भाई? आप आप क्या समझती हैं इसके बारे में? आई फील कि जब हम लोग, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, अगर हम लोग जो हैं और मुल्कों में भी देखें, फॉर एग्जांपल आप यूएसए में भी देखें, या आप और बहुत सारे ममालिक हैं, आजकल ये चीज़ एक आइडियोलॉजी जो है ये उभर के आई है, जहाँ पे आया जो होते हैं ना अथॉरिटेरियन रूलर्स, या जो रूलर्स जिनकी एक कल्ट फॉलोइंग होती है, तो उसमें ये होता हम्म, है कि आपको अपने मुल्क से ज़्यादा अजीज़ वो लीडर आपके लिए हो जाता है।
और अगर वो लीडर को वोट्स नहीं मिले, अगर उस लीडर के साथ ज़्यादती हुई, अगर उस लीडर को जेल हो गई, तो आप फिर आपका मुल्क एक तरफ हो जाता है और वो लीडर एक तरफ हो जाता है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं आजकल। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स इट्स बिकम अ परवेसिव ट्रेंड कि इस तरह से लोग फील करने लगे हैं और उनके जैसे अपने इमोशंस पे उनको कंट्रोल नहीं रहा। और देखिए इट्स अ वेरी सैड ट्रेंड बिकॉज आपका मुल्क जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। यू आर नथिंग एग्जैक्टली। विदाउट योर कंट्री। और जैसे मेरे फादर कहते थे, वो ही वाज पार्ट ऑफ द पार्टीशन जनरेशन एंड ही केम टू फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान व्हेन ही इज ओनली 15 इयर्स ओल्ड। और उन्होंने पाकिस्तान को देखा बनते हुए। ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, लेकिन उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, सेल्फ मेड पर्सन एंड एवरीथिंग। तो बाद में मैं उनसे पूछती थी, बहुत दफ़ा वो कहते थे टुवर्ड्स हिज लेटर ईयर्स कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी पार्टीशन जनरेशन की कि पाकिस्तान ऐसा होगा और वैसा होगा, तो डिसअपॉइंटेड भी होते थे। तो मैं उनसे पूछती थी, 2-3 दफ़ा मैंने पूछा उनसे कि अब्बा आपको अफ़सोस है कि आप इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में अब हालात अच्छे नहीं हैं? तो वो कहते थे कभी भी नहीं, मुझे 1 सेकंड के लिए अफ़सोस नहीं हुआ कि तुम लोगों को मुझे कहते थे तुम लोगों की जनरेशन को या तुम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि अपना मुल्क क्या होता है। अब आप देखें, आप जाएँ इंडिया और जाके आपको ये आज़ादी तो नहीं होगी जो आपको पाकिस्तान में। आप इंडिया जाएँ या आप अगर आपका मुल्क होता ही नहीं, आप सोचें आप कितना सफ़र कर रहे होते अभी। तो मतलब ये चीज़ करना कि अपने मुल्क को बिल्कुल नीचा कर देना और फिर अपनी आइडियोलॉजी, पार्टी आइडियोलॉजी को ऊपर कर देना, इट्स अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ बीइंग। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत जब कल्ट आ जाता है बीच में, चाहे रिलीजियस कल्ट हो या पॉलिटिकल कल्ट हो, उसमें पीपल लूज़ ऑल सेंस ऑफ रीज़निंग and logic and common sense. As Voltaire said, common sense is not so common. तो उसमें ये हो गया कि लोग जो हैं इस चीज़ पे वो बात नहीं समझते। अगर आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ कल्ट। लेकिन अगर आप इस तरह की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता कि मुल्क जो है कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड यू शुड बी सो ग्रेटफुल दैट यू हैव अ कंट्री टू कॉल योर ओन। और कितने सारे लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इंडिजिनस लोग हैं जो तरसते हैं कि हमारा मुल्क होना चाहिए एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इट इवन नाउ। सो आई मीन दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग दैट वी सी in the world, not just in Pakistan, it's all over the world now. अच्छा, अच्छा, मैं ये पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, तो चूँकि आप ने जी, बताया कि आप अपने अब्बा से इंटरैक्ट करती थी, उनसे सवालात करती थी। जो 10 साल पहले की पॉलिटिक्स थी, वो किसी हद तक मुख्तलिफ थी कि एक लॉजिक पे, आइडियोलॉजी पे, लॉजिकल रीज़निंग पे बात होती थी। अ, अगर मेरे और आपका नज़रिया मुख्तलिफ भी है, मुखालिफ नज़रिए से हैं हम, तो हम एक बाहमी एहतराम का कल्चर कायम होता था। तो आप क्या समझती हैं, अगर गुज़श्ता 10 साल, मैं बिला तफ़रीक किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, बिला तख़सीस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अदम बर्दाश्त नहीं हो गया माहीन सोसाइटी में पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ और आइडियोलॉजीज़ को लेकर के? बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देखें, अगर आपको याद है कि जब बेनज़ीर की डेथ हुई थी, उस वक़्त इलेक्शंस की ये चल रहा था सिलसिला, और नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर जो थे वो दोनों मेन कंटेंडर्स थे। जैसे हुँ, नवाज़ शरीफ को पता चला कि बेनज़ीर पे अटेम्प्ट हुआ है, उनको तो उस वक़्त तो लोगों को पता भी नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है। हम लोगों ने भी समझा कि सीरियसली इंजर्ड हैं या हाथ में चोट लगी। तो वो अस्पताल पहुँच गए उनकी तीमारदारी हुँ, करने। और जब उनको पता चला कि वो ख़त्म हो गई हैं, तो बहुत वो भी रो रहे थे। फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो भी रो रहे थे और उनकी पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं, नवाज़ शरीफ से के साथ चिपक के रो रहे थे। धाड़े मार-मार के, जो पीपल्स पार्टी के जो लोग वो थे ना, उनके जलसे से लोग आए थे या उनके पार्टी के बड़े लोग थे, वो सब रो रहे थे नवाज़ शरीफ। अब आजकल के सिनेरियो में आप सोच भी नहीं सकते कि 2 पार्टीज़ के मतलब इस तरह की एम्पैथी या कंपैशन हो। तो मेरे ख़्याल में कंपैशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, बर्दाश्त और दूसरे आदमी की बात पूरी सही तरह से सुनने की काबिलियत, ये सब ख़त्म हो गई है अनफॉर्चुनेटली। एंड दिस यू कैन सी, दिस इज़ नॉट जस्ट अब
पॉलिटिक्स से हट के आप नीचे जाएँ तो वहाँ पे भी आप लोगों को देखते हैं, कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट वो लोग भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दिस इफेक्ट हैज़ कम फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। एंड जैसे हमारे एग्जैक्टली। टॉक शोज़ देखें, आजकल टीवी पे टॉक शोज़ देखें, सब लोग चीख रहे होते हैं, कोई दूसरे आदमी एक आदमी की बात पूरी कंप्लीट नहीं होती है, दूसरा बीच में इंटरजेक्ट कर रहे होते हैं। बहुत दफ़ा जो हमारे आई वुडंट से कि ये सिर्फ़ पॉलिटिशियंस हैं, आप टीवी एंकर्स को देखें, न्यूज़ एंकर्स को देखें, किस तरह से चीख-चीख के न्यूज़ अनाउंस करते हैं और जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं पॉलिटिशियंस की, तो वो भी चीख रहे होते हैं, बीच में इंटरजेक्ट कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग चीखें, चिल्लाएँ ताकि उनके शोज़ की रेटिंग्स बढ़ें। ये एक और जी। चीज़ है। तो आई मीन आई फील कि एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू दिस दिस स्टेट दैट वी हैव कम टू। और जैसे आप कभी कोई फॉरेन चैनल पे देखें टॉक शो, कितने इत्मीनान से, आराम से, धीमे लहजे में वो बात कर रहे होते हैं कि आपको बिल्कुल लगता है कि ये कोई और दुनिया है कि लोग जो है इतने आराम से बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में लगता है कि एक तूफ़ान बदहवासी और बदतमीज़ी और हर चीज़ एक साथ चल रही होती है। मतलब आपका दिमाग एकदम से हिल जाता है कि भई ये हो क्या रहा है यहाँ पे? सब लोग इतने बेसब्रे और ऊँची आवाज़ में बात करना, दूसरे आदमी की बात ही नहीं समझना, बीच में काट देना, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड एंड दे डोंट गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस टू एनीवन। अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ या कहीं टीवी पे कोई प्रोग्राम देख लें किसी और मुल्क का और आप देखें कि भई किस इत्मीनान से और ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं था पहले। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में लोग ऐसे ही बात करते थे, जैसे बाहर के मुल्क में लोग अब बात करते हैं। सबकी बर्दाश्त बहुत थी, टॉलरेंस बहुत था। आई फील कि ये सब चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज़ थिंग्स हैव बिकम मच वर्स नाउ, व्हिच वर नॉट देयर बिफोर। एग्जैक्टली, पहले ये एग्जैक्टली। था ना कि अगर फाइन। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, तब भी आप दूसरे आदमी की बात सुनने को तैयार थे। अब आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। नहीं, वो कायल किया जाता था ना कि मैं मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी कि मेरा ये मंशूर है, मैं ये 10 नकात लेके आया हूँ, इस इन 10 नकात की बुनियाद पे ये 10 काम करूँगा, ये मेरी पॉलिसीज़ और ये मेरी प्रायोरिटीज़ होंगी, इसकी बुनियाद पे मैं इलेक्शन लड़ूँगा। अब तो इलेक्शन लड़ने का मंशूर रहा साइड जी। पे, अब इलेक्शन ये होता है कि जी मैं पावर में आ गया तो मैं उस चोर को नहीं छोड़ूँगा और उस चौकीदार को नहीं छोड़ूँगा, और ये मतलब ये इनफैक्ट सॉर्ट ऑफ एक हुँ, कल्चर जो एक एक हार्मोनी का कल्चर था, एक उसका मतलब रवादारी का हाँ। कल्चर था, वो खत्म हो चुका है। और वो पोल उसी तरह हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल सही। कारकुनान से पूछें कि आपके लीडर की आइडियोलॉजी क्या है और वो क्या चीज़ इम्प्रेसिव है जिसे देख के मुझे आपकी पार्टी जॉइन करनी चाहिए, तो वो ये कहेगा जी उसको छोड़ें आप, मतलब उर्फ़ आम में मैं ये बताऊँ, नवाज़ शरीफ चोर है, आसिफ ज़रदारी चोर है, बस। ये आता है उन्हें। हुँ, तो इसका मैं भाई चूँकि आप वेल कनेक्टेड हैं पूरी दुनिया से, मतलब सॉफ्ट स्किल से, एक इसका पहलू ये भी है कि पूरी दुनिया में सॉफ्ट स्किल्स और जो आईटी टेक्नोलॉजी है, इसको इस्तेमाल किया जाता था जो अपनी करियर ग्रोथ के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान में ये जो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इस तरह ट्रेंड मेकिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो तमाम समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं, उससे गालियाँ, ट्रेंड बनाने, लोगों को अब्यूज़ करना, इसके लिए ये इस्तेमाल हुआ है। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है हुँ। कि ये कितना डिज़ास्टरस है? मतलब नो, देखिए ना, पूरी इट्स दुनिया अ में तो बिग सॉफ्ट डिज़ास्टर। पूरी पूरी जी, दुनिया में तो सॉफ्ट स्किल्स सॉरी? यूज़ होती हैं आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कि आप सॉफ्ट स्किल एक्वायर करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। लेकिन पाकिस्तान में मतलब जो पॉलिटिकल गेन्स हैं उसको मतलब इंटर्नशिप पे और अप्रेंटिसशिप पे लोग रखे गए हैं सिर्फ ट्रेंड बनाने के लिए, सिर्फ बोट ट्रेंड बनाने के लिए, बोट अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। इस पे आपका क्या टेक है? क्या Yeah, इस I feel कि ये इसको वो कहते हैं ना कीबोर्ड वॉरियर्स। दिस इज़ कीबोर्ड वॉरियर्स कि आप कंप्यूटर के पीछे बैठ के आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आई फील कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। बिकॉज़ जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरह का दिमाग उनका है, जिस तरह के लर्निंग उनकी है, जिस तरह की इंटेलिजेंस है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आप आपको नज़र आएँगे पाकिस्तानीज़ जो यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, बोथ डूइंग हुँ, एक्सट्रीमली हुँ। वेल।
जहाँ भी आप जाएँ। राइट, लेकिन आप एग्ज़ैक्टली, पाकिस्तान में देखें अनफॉर्चुनेटली एक पूरा जनरेशन है यंगर जनरेशन जो इस चीज़ में ब्रेन वॉश हो गया है और वो अब राइट, अपनी सलाहियतें इन चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं by being keyboard warriors rather than specializing in IT और एनवायरनमेंट पे स्पेशलाइज करें या साइंटिस्ट बन जाएं या R&D में चले जाएं। ये सब चीज़ें जो हैं एक साइड पे फेंक गई हैं और ये इसी में लगे हुए हैं। कीबोर्ड वॉरियर्स अब किसका लीडर क्या है, किसका कौन कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, हमारा लीडर ऐसा है। मतलब आप सोचें कितने रिसोर्सेज उनके पास हैं और ज़ाया होती जा रही हैं। एवरी डे ऑफ देयर लाइफ दे डोंट इवन रियलाइज़ कि उनका पूरी ज़िंदगी इसी में चली जाएगी। क्योंकि इसमें कोई मतलब कुछ आपको मिलेगा तो कुछ नहीं। ये तो जैसे एक एग्ज़ैक्टली, ज़माने में था कि पीटीआई टाइगर्स, क्या हुआ उनका? टाइगर्स कहाँ गए? यंग सही, टाइगर्स थे या क्या थे, वो था कि ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब हेयर ब्रेन स्कीम्स आप जो है यंगर जनरेशन को आपको उनको एडवाइस देना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने एडवाइस दी थी जब अनडिवाइडेड इंडिया था कि पढ़ो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, प्रोग्रेस। दैट्स हाउ यू विल प्रोग्रेस विद एजुकेशन। अगर आप देखें आज इंडिया जो है इज बिकमिंग अ पावर ऑन पार विद चाइना। कैसे वो इस मुकाम पे पहुंचे थ्रू एजुकेशन, थ्रू देयर स्किल्स, थ्रू देयर वोकेशनल ट्रेनिंग, थ्रू देयर साइंटिस्ट। मतलब आप देखें वो उन्होंने वहाँ पे वो मिसाइल जो भेजा था स्पेस में। आई मीन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारा क्या स्पेस का तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं टू स्पीक ऑफ। और हमारी जो यंगर जनरेशन है वो और जो जनरेशन्स आफ्टर दैट ऑल्सो एंड द ओल्डर जनरेशन अपना टाइम इसी में ज़ाया कर रहे हैं कि बीइंग कीबोर्ड वॉरियर्स एंड ट्राइंग टू एडवोकेट कि इस पार्टी के में हम हैं, उस पार्टी। और ये सब कहना इमरान खान ने आप सोचें अपने 4 साल ज़ाया किए सिर्फ ये कि ये चोर हैं, वो चोर हैं, मैं इनको जेल में डालूंगा। अगर आपके पास 4 साल थे तो आप उसमें जितना भी मुल्क का रेवेन्यू बढ़ा सकते थे या आप टूरिज्म पे कंसंट्रेट करते। आई मीन बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड थी और वो उन्होंने स्ट्रेटेजाइज करके नहीं काम किया। और फिर उसमें ये था कि उनके जो सपोर्टर्स थे, जो लोग थे, आई वुडंट से सिर्फ पीटीआई के, आई वुड से आल्सो अदर पार्टीज, वो इन चीज़ों में लग गए। तो आप फिर उसमें मुल्क ही का नुकसान होगा ना। आप मुल्क ऐसे ही आपका है, विजन क्या है? आप मुझे बताएं पॉलिटिकल पार्टीज का विजन क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? मैनिफेस्टो तो चलो अ, वो कहते हैं कुछ और करते कुछ और हैं, बट आई मीन व्हाट इज देयर विजन? जैसे महाथीर मोहम्मद का विजन था कि इन 20 years टाइम और 30 years टाइम दिस विल माय कंट्री विल बी एट दिस प्लेस। नेहरू का विजन था ये होगा, ठीक है। नेल्सन मंडेला का विजन था। हमारा विजन क्या है? ऐसे ही है, आई डोंट नो व्हाट द विजन इज। 2030 का फॉर एग्जांपल क्या विजन है? 2040 का क्या विजन है? व्हाट आर वी प्लानिंग? अभी हम वी आर लिविंग इन द ऐसे ही हियर एंड नाउ कि 2024 में हम ये करें। भाई आप 2 साल बाद का बताएं क्या होगा। हमारे यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, उसने जो प्रीवियस पॉलिटिकल पार्टी या प्रीवियस गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं या उनके जो मंसूबे होते हैं या प्रोग्राम स्टार्ट किए होते हैं वो कंटिन्यू भी नहीं करते, वहीं पर अबैंडन हो जाते हैं कि अब तो हमारी गवर्नमेंट आ गई है। तो एक कंटिन्यूएशन होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ शुरू की है और अच्छी चीज़ है तो द नेक्स्ट गवर्नमेंट शुड कंप्लीट इट। ये जो राइवलरीज बीच में आ गई ना पार्टीज की, कि आप बर्दाश्त आपकी बर्दाश्त का सेंस तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो ना तो आप उनके साथ बैठेंगे, ना आप बात करेंगे, अच्छा, ना आप राउंड टेबल डिस्कशन अच्छा, करेंगे। पूरी दुनिया में ये तो होता है ना, इसमें ये मुल्क ही का नुकसान होता है ना। पूरी दुनिया में ये होता है माहिन के आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने की वज़ह से जो पूरी डेवलप्ड दुनिया में कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान से तरक्की इस याफ़्ता तरह हैं, से पॉलिसीज़ कंटिन्यू जी, रहती हैं। आपके जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपका विज़न होता है, एक रियासत का जो विज़न होता है, वो कंटिन्यू रहता है। अब एग्जैक्टली, इतनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में एग्जैक्टली। गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके आपस के दरमियान में कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि मैं समझता हूं कि वो जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके साथ जो एक दस्तूरी उनका एक मायदा है, जिसमें पहली 25 जो शिकें होती हैं दस्तूर की, वो गारंटीज होती हैं रियासत की तरफ से कि हमने ये करना है, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपका लाइवलीहुड, आपकी शेल्टर, आपकी छत, ये सब हमने यकीनी बनाना है, आपका तहफ़्फ़ुज़। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज तक 74 साल गुज़रने के बावजूद
पाकिस्तानी रियासत और उसके सियासतदान और उसकी अशराफिया अभी तक वो 25 गारंटीज पे भी काम नहीं कर सकी सो फार, क्योंकि अभी हुँ, आप देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के तूल और बल्द में वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हो, वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो बलोचिस्तान हो, वो पश्तून बेल्ट हो, मैसिव किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गो के मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर पा रहा। शायद उनको हुक्म नहीं है ऊपर से, इसलिए वो कवर नहीं कर रहे, या इंटरिम गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। लेकिन देखें, कबूतर अगर आंखें बंद कर लेना तो बिल्ली उसको छोड़ती नहीं है। बिल्ली, ये कबूतर वाली मिसाल है कि बिल्ली को जब कबूतर देखता है तो आंखें बंद कर लेता है कि ये मुझे अब नहीं खाएगी, लेकिन वो जरूर खाती है उसे, क्योंकि वो खाएगी नहीं तो भूखी मर जाएगी। अब चमन से लेके हुँ। गवादर तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर तक एक समझ लें कि एक एंट्रोपी की कैफियत है। लोगों में अनसर्टेनिटी है। लोग, आप यकीन माने कि आटा तक मुयस्सर नहीं है, बेसिक नेसेसिटी है। आटा तक 20 हुँ। किलो आटे की थैली लोगों को मुयस्सर नहीं है। तो फिर ये इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, वो इन सारे चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? आप क्या कहती हैं कि उसके लिए मेन बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? मतलब एक, आई मुझे थिंक और आपको तो पता है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हाँ, तो मौजूद हैं। आपकी आईएमएफ का कर्जा आपने वापस देना है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे। चाचे के बेटे आपके नहीं है, वो आपको माफ नहीं करेंगे। आप आईएमएफ का कर्जा देने के लिए आप जीएसटी इंक्रीज करेंगे, आप लोगों की सब्सिडीज खत्म करेंगे, तो लोग रिवॉल्ट करेंगे, लोग एहजाज करेंगे, क्योंकि आपका पर कैपिटा इनकम $1 और $2 है पर डे। ठीक है, उस पे हुँ। सस्टेनेबिलिटी मुश्किल। तो आप क्या समझती हैं माइन के इस तरह, किस तरह ये, मतलब जेल अप किस तरह करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आई पूरी, थिंक सॉरी, मुझे एक एक पॉइंट मजीद ऐड करने दीजिए कि वही जरूरी वही नहीं कि 5 इतने बड़े जी। 25 करोड़ की आबादी में 4 सूबों में उसी पार्टी की गवर्नमेंट बने जिसकी मरकज में बनेगी। वो चैलेंजेस भी होंगे कि मरकज और हुँ, सिंगल मेजॉरिटी से कोलिशन गवर्नमेंट बनने नहीं वाली, तो ये क्या करेंगे? देखिए सबसे सबसे बड़ा चैलेंज तो इकॉनमी ही है। लेकिन आई हैव सम सजेशंस कि आप जब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग सब बात करते हैं कि भई हम जो हैं बहुत वो हैं पैट्रियोटिक हैं, मुहब्बे वतन हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन आप देखें आपके जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, आप उनको देखें वो टैक्सेस देने को तैयार नहीं हैं। अभी जब जो फेडरल जो है हमारा एफबीआर उन्होंने कोशिश किया था कि वो स्मॉल ट्रेडर्स पे टैक्सेस इम्पोज करें और जो टैक्सेस पूरी दुनिया में ट्रेडर्स पे करते हैं इन लोगों ने जाके एफबीआर के लोगों को मारा पीटा और दे सर हम टैक्सेस नहीं देंगे अगर आप नहीं, इस तरह माइन के माइन ट्रेडर्स जो ये वो भी बदमाशी थोड़े से, करते हैं सॉरी 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 सॉरी, बदमाशी नहीं, वो भी थोड़े से। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस तो हर कोई पे करता है ना माइन। देखिए, पाकिस्तान में माचिस से लेके गाड़ी तक सब आप भी पे करती हैं, मैं भी पे करता हूँ। मतलब हाँ वो, हाँ दैट्स ट्रू मैं आपको ये बताऊं कि आईएमएफ ने कैटेगोरिकली ने कहा कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ। आप एग्रीकल्चर टैक्स लगा हाँ नहीं तो सकते, देखिए क्योंकि ये भी एक चीज है नहीं तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स है देन स्मॉल ट्रेडर्स को टैक्स देना चाहिए जो पूरी दुनिया में होता है दे शुड बी टैक्स्ड और वो लोग इस तरह की बदमाशी बहुत अरसे से कर रहे हैं कि वो टैक्सेस नहीं देते और कहते हैं हम नहीं देंगे और जो हमारा टैक्सेबल हमारे एक वो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे शुड ऑल्सो पे द टैक्सेस वेदर रिच और मिडिल क्लास वी शुड ऑल पे टैक्सेस टैक्सेस में फिर आप इससे अच्छा कि आप बेगिंग बोर्ड लेके आईएमएफ जाएं इधर जाएं उधर जाएं आई मीन ये जो चीज ये हमारी एक ये टेंडेंसी बन गई है आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स वी गो टू दिस लैंडिंग एजेंसीज वी गो टू सऊदी अरेबिया वी गो टू कतर वी गो टू हियर एंड देयर हम पैसे जमा करके हम इकोनॉमी को चलाते हैं कुछ साल और फिर वही प्रॉब्लम होता है देखिए लोगों को सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे अगर सैक्रिफाइस के एम्बिट में आता है कि आप टैक्सेस अपने पे करें जिसमें आप वैसे भी आप क्रश हो रहे हैं लेकिन ये सब चीजें पहले से एक साइकिल चल रहा है उस साइकिल को मैं, कंप्लीट करना पड़ेगा नहीं वरना नहीं, ये बिल्कुल क्विक आप बिल्कुल फिक्सेस है ठीक ना कि आप करेंगे। आईएमएफ से बोरो कर लें इधर से बोरो कर लें इंटरेस्ट रेट भी नहीं, तो होता है इस लाइक अगर मेरी आप मेरी बैंक बात से सुने। आप अभी जी पाकिस्तान में जो टैक्स देने वाले लोग हैं ना, वो 3.5 लाख लोग हैं सिर्फ, जो बड़े टैक्सेस देते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हम्म डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं ना, वो सारी पॉपुलेशन माइन देती है। पूरे, देखिए, मैं अभी अब नॉर्थ अमेरिका में बैठा हूँ ना, अगर
नॉर्थ अमेरिका में हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं और उस टैक्स का कुछ रिटर्न होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। टैक्स ईयर में मुझे हुँ, हुँ। लेट मेरा जो टैक्स रिटर्न बनता है वो $5,000 है या $6,000 है, वो गवर्नमेंट मुझे पे बैक करती है। अब लोग तो टैक्स हुँ। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स तो लोग दे रहे हैं कि मैं देखें आप सिगरेट लेते हैं उस पे टैक्स देते हैं, मैं फॉर इंस्टेंस बात कर रहा हूँ। आप हाउस होल्ड की कोई नहीं, नहीं, चीज वो तो देते आई हैं, नो। उस पे आप दे नहीं, रहे हैं वो तो टैक्स। आई नो कि वो टैक्सेस नहीं, नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ट्रेडर्स पे जो टैक्सेस होने चाहिए, जो वो पे करने को तैयार नहीं हैं, अगर सब लोग अपनी टैक्सेस जो जो देखें उनको पे उनके करना लिए चाहिए, उनके लिए ईमानदारी से पे करें। उनके लिए माइन नर्म गोशा पता है कौन रखता है? उनके लिए भी तो नर्म गोशा जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वही रखते हैं ना। अगर रियासत कह दे कि नहीं आपने हाँ। देना है तो ट्रेडर्स की क्या मजाल है? मुझे ये बताएं कि वो बड़े नहीं, तो ट्रेडर्स यही तो जो मैं हैं। कह रही हूँ कि ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, कमजोरी है गवर्नमेंट की। अगर गम वी ऑल नीड टू टेक सम हार्ड स्टेप्स आफ्टर द इलेक्शंस। इलेक्शंस में एक तो ये है कि जो भी पार्टी जीते, फॉर गॉड सेक लेट देम रन द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये है कि कोई अपनी हार कंसीड नहीं करता, कोई जो जो जीता है उसको मुबारकबाद नहीं देता। ऐसे डेमोक्रेसी होना चाहिए। चलें आप कहें कि रिगिंग हुई है, चलें आप कहें अनफेयर इलेक्शंस हैं, लेकिन जैसा भी है आप एक्सेप्ट करें रिजल्ट्स, ताकि मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आए और आप बैठे पार्लियामेंट में। अगर आप अपोजिशन में हैं, कोलिशन जो है एक दूसरे की वो जैसे वो कोशिश करते रहते हैं ना कि इधर से काट दें नंबर्स, उधर से काट दें, ताकि वो कोलिशन शेकी हो जाए, कोलैप्स हो जाए। आई फील कि डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा नुकसान डेमोक्रेट्स ही ने पहुंचाया है। जैसे जो आपके पार्लियामेंटेरियंस है वो क्या है, डेमोक्रेट्स है ना। अगर वो पैसे इधर एग्जैक्टली। उधर से ले रहे हैं, आई डोंट केयर कौन उनको पैसे दे रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल वो अपना जमीर बेच के पैसे ले रहे हैं और पार्टीज क्रॉस और लाइंस क्रॉस करके पार्टीज को वीक कर रहे हैं और एक पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अगर वो किसी गेस्ट हाउस पे उनको बंद कर दिया गया तब भी, कहने का मतलब है डेमोक्रेट्स आर द वंस हु आर मेकिंग डेमोक्रेसी वीक एंड मेकिंग इट कोलैप्स। वरना अगर आउटसाइड फोर्सेस चाहें भी तो वो नहीं कर पाएंगे जब तक डेमोक्रेट्स उनके साथ या पार्लियामेंटेरियंस या गवर्नमेंट वाले उनके साथ मिले हुए नहीं होंगे, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि ये चीज अगर चेंज हो पाकिस्तान, बट ये इट इज ऑल अ मैटर ऑफ माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा तो हर साल, हर 2-3 साल यही चीज चलेगी। और इमरान खान की गवर्नमेंट का जहां तक ताल्लुक है, दे शुड बीन अलाउड टू कंप्लीट देयर टेन्योर। और इमरान खान ने अब भी वो एडमिट करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि पार्लियामेंट छोड़ के वहां से रिजाइन करके निकल गए। जैसे वो नहीं रह ऐसे ही है। जाते और वो अगर वोट भी लूज करते तो वो ऑपोजिशन में बैठ जाते। इससे ये होता है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती, मुल्क स्ट्रेंथन होता। हम्म, लेकिन ये इन लोगों की सारी पॉलिटिशियन और इमरान खान किसी का लॉन्ग रेंज विजन या वो मतलब सलाहियत है ही नहीं आगे का सोचने का। वो सिर्फ ये सोचते हैं हमारा क्या फायदा है आज के दिन, कल के दिन क्या होगा। और प्लस आई फील एडवाइजर्स भी सही नहीं है। जो वो कहते हैं ना, नहीं आप देखिए एडवाइजर्स। शेक्सपियर में जी जी। एडवाइजर्स, शेक्सपियर के प्लेस में ये शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे हैं अबाउट सारे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, हर दफा एंटोनी क्लियोपैट्रा है, चाहे हैमलेट है, चाहे उसमें सब में ये उनकी स्पीचेस हैं कि आप यू शुड बी केयरफुल अबाउट द पीपल हु यू सराउंड योरसेल्फ विद। एंड उसमें ये भी है, वन ऑफ हिज स्पीचेस दे से दैट मोर देन योर फ्रेंड्स यू शुड कीप योर एनिमीज क्लोजर अराउंड यू देन योर फ्रेंड्स। अपने एनिमी ऐसे ही से होता दोस्ती करें। ये चीज स्ट्रैटेजी की बात है। अब ये स्ट्रैटेजी हमारे लीडर्स में, ये आई डोंट नो किस तरह की स्ट्रैटेजी है, इस तरह की चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर आप चलें हमारे मजहब से सबक सीखें। हर वक्त इस्लाम इस्लाम होता रहता है कि हम इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट, हमारे जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी लाइफ से सीखे कि उन्होंने स्ट्रैटेजी कैसे एम्प्लॉय की। पहले तो वो मक्का उनको छोड़ के जाना पड़ा जबरदस्ती, बिकॉज ही वॉज, उनके पीछे सब पड़े हुए थे, उनके दुश्मन थे, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। ही हैड टू हिजरत करके मदीना चले गए। वहां जाके उनकी जो ही फॉट मेनी बैटल्स, शुरू के जो उनकी जो बैटल्स थी उसमें वो हारे, और वो बहुत बुरी तरह से हारे। फिर नेक्स्ट बैटल जो थी उनकी, उसमें उन्होंने स्टडी किया अपने दुश्मन को कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है और फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाए। तो ये इट दिस शोज व्हाट अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक कमांडर ही वाज। ही चेंज हिज स्ट्रेटजी और नेक्स्ट बैटल ही वन। उसके बाद वो जब जीतने लगे और ही केम बैक टू मक्का एज अ विक्टोरियस कमांडर ऑफ हिज ट्रूप्स।
एंड वो सारे हुँ, जो मक्का में उसके उनके दुश्मन थे, वो डर के मारे उनका बुरा हशर था, वो समझ रहे थे कि उनको तो वो ख़त्म कर देंगे। रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद ने अपने वो जो दुश्मन थे, जो फॉर्मर दुश्मन थे, जो अब डर रहे थे, उन सबको मिले, उनसे हाथ मिलाया और वो लोग कन्वर्ट हो गए और वो मुसलमान बन गए और उनको टच भी नहीं किया। उनको ये नहीं किया उनको नौकरी से निकाल दिया या बाहर फेंक दिया या मार दिया या कहा मैं मिलूँगा नहीं। यहाँ तक कि उनके अपने इम्यूनिटी रिश्तेदारों दीजिए, जिन्होंने इम्यूनिटी उनके साथ बहुत बुरा किया will stay at the home of house of Abu Sufyan, he will be forgiven. मतलब ये देखें ना, बड़ी एक एग्ज़ैक्टली और हिंद देखें, हिंद जो थी, अब देखिए हिंद ने उनके फेवरेट अंकल को मारा था, कितनी बुरी तरह से मारा था। उनको भी उन्होंने ऐसे फ़ॉरगिव कर दिया। उन्होंने कहा मेरे सामने नहीं आए लेकिन आई फ़ॉरगिव हर। तो अब ये ही देखिए तो अब चलें आप हज़रत मोहम्मद की लाइफ़ से मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दिया। फिर आप नेल्सन मंडेला की लाइफ़ देख लें कि उन जो अरे जिन लोगों ने दुनिया के 27 इयर्स देखिए ना, उनको जेल में मैं मुशर्रफ माहिर कराए। हम नेल्सन मंडेला के साथ तो कंपेयर उनको नहीं कर सकते, क्योंकि वो 22 साल जेल में रहा, उसके बाद मतलब या मार्टिन लूथर किंग के साथ तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को कभी भी मतलब नहीं कर सकते, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या जेएफ कैनेडी के साथ। लेकिन इस वक्त जो सब्जेक्टिव सिचुएशंस हैं उसके मुताबिक अवाम, ये जो गवर्नमेंट मैं समझता हूँ, ये गवर्नमेंट जो बन रही है फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट है, दे हैव नथिंग टू डू विद द पब्लिक इंटरेस्ट। तो हाँ, हमारा दैट्स ट्रू। वक्त हो जाता है। मैं आपसे फाइनल रिमार्क्स लूंगा अबाउट द इलेक्शंस एंड व्हाट शुड दे डू आफ्टर, मतलब कि आगे जब वो सक्सेस होती है किसी पार्टी को, पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, तो उनको क्या करना चाहिए, आप मुख्तसरन मुझे वो बताएं, तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। But then they have a lot of hard choices to make. I don't envy whoever comes into power now क्योंकि उनके सामने बहुत difficult choices हैं and some hard decisions and it depends कि वो कितने उनमें courage है, कितना उनमें ये सलाहियत है कि वो देख सकते हैं और कि the writing is on the wall और हमें ये decisions लेने पड़ेंगे ताकि 1 साल बाद और 2 साल बाद उनका vision हो कि हम ये कर रहे हैं, ये स्टेप्स करेंगे ताकि 3 साल बाद हम ये सब चीज़ें जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, इकॉनमी के लिए, लोगों के लिए, इन्फ्लेशन जो है अभी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है जैसे आपने कहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे शुड कीप दिस इन माइंड। सबसे पहले इकॉनमी पे कॉन्सेंट्रेट करें। इकॉनमी ही से फिर सब चीज़ें जो हैं अगर आपने इकॉनमी पे कॉन्सेंट्रेट किया, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा लोन्स आपने कम किए, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, तो आपका सारा एक इफेक्ट आएगा पूरे पूरे मुल्क में जिसमें सबसे पहले इकोनॉमी आप कंसंट्रेट करें उसके साथ फिर आप नेशन बिल्डिंग पे कंसंट्रेट करें फिर आप अपने जो राइवल्स हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स उनके साथ बैठें और बात करें डायलॉग इज द ओनली वे आउट और देन आई अगेन गिव द एग्जांपल और देखिए आप कह रहे हैं कि हम नेल्सन मंडेला वो नहीं हो सकते और ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकते भाई कोई ना कोई एग्जांपल आप एक मेंटोर आपका कोई होता है या आपका कोई आइडियल होता है आपका कोई आइकॉन होता है यू लुक अप टू एंड यू लर्न फ्रॉम देम तो आप इतने भी गधे नहीं है पाकिस्तान में कि आप कुछ भी नहीं सीख सकते अब चलो आप नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते आपका 1% तो कर लें 1% उनकी लाइफ से सीख लें या अपनी प्रॉफिट की लाइफ से सीख लें जिनका हर वक्त आप कहते रहते हैं जी, कि नहीं, नहीं, वो इस्लाम मज़हब इस्लाम मज़हब इस्लाम मैं माज़रत के साथ आपको बताऊँ, मज़हब तो बड़ा प्रॉफ़िटेबल कारोबार है, वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए वो हम्म इस्तेमाल करते हैं, उनकी लाइफ़ से सीखने वाली बात नहीं है, वो ना कहें आप, हाँ कि वो कुछ सीख और जाएँगे, इस्लाम इवन में बहुत सारी रिलीजियस चीजें ऐसी हैं जो आप फॉलो ही नहीं करते जैसे सफाई हुँ, इंडस्ट्रियल मान है कहीं भी सफाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में तो आई मीन ये सब चीजें हैं और आई फील के ये सब आई मीन आई थिंक ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी होप नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसे कुछ नहीं है आई फील लोग बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और लोग जनरली स्पीकिंग बहुत हमारी अच्छी आवाम है और समझदार है लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ब्रेन वॉशिंग में ये लोग फिर गलत रास्ते पे निकल सकते हैं बट आई फील ऐसा के ही है। इलेक्शंस होने चाहिए और टाइम पे होने चाहिए एंड आई रियली होप कि इलेक्शंस में वायलेंस ना हो क्योंकि अब हम हमें कुछ अ, रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ क्लैशेस हो रहे हम हैं ये नहीं होना चाहिए जी, जी, आज भी कल भी कराची में एक मतलब वो जी एक किलिंग हुई है, उसके लिए हम आई होप परेशान के हैं। जी ऐसा ना हो कि कुछ वायलेंट जी एक्टिविटी हो और किसी का घर उजड़े। यस इलेक्शन होने चाहिए, जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल पाकिस्तान के मज़लूम और महकूम अवाम का भला होना चाहिए, जो भी पार्टी आए, उनके लिए सोचे। इंशाल्लाह माहीन, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया, आपके साथ गुफ्तगू
बहुत अच्छी रही। मैं गाए बगाए आपको तकलीफ देता रहूँगा कि आप अपनी इंसाइटफुल डिस्कशन गुफ्तगू में करें और हम इसी तरह लोग बात करते रहें, मुकालमा जारी रहे। तो इस गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, ये थी माइन उस्मानी जो पाकिस्तान के इलेक्शन पे गुफ्तगू कर रही थी। गुफ्तगू में आज तक इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ किसी नए मुद्दे पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Don't forget to like, subscribe, and share.